हेलो एंड वेलकम टू द एनसीईआरटी कैंप। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 से हिंदी बी पाठ्यक्रम से झेन की देन, जो स्पर्श भाग 2 से लिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आपको बता दें, किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम से। झेन की देन जो इसके रचनाकार है वो रविंद्र केलेकर है, और रविंद्र केलेकर के जीवनी के बारे में हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं। रविंद्र केलेकर का जन्म मार्च 1925 में हुआ था और अगस्त 2010 में उनका निधन हो चुका था। रविंद्र केलेकर दक्षिण गोवा के रहने वाले थे और उन्होंने हिंदी के अलावा कोंकणी, मराठी, हिंदी, गुजराती इन सभी भाषाओं में उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी, और खास करके कोंकणी भाषा की रचनाओं में जो उन्हें उनका खास योगदान रहा है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, रविंद्र केलेकर एक गांधीवादी विचारक थे। गांधी जी को मान्यताओं को ज्यादा ही क्या करते थे, मानते थे। रविंद्र केलेकर का एक चीज में बहुत ज्यादा योगदान रहा है, वो है कोंकणी भाषा के लेकर के उनकी लड़ाई के बारे में। और जैसा कि आप जानते हैं, काफी दिनों तक जो गोवा है वो आजादी के काफी दिनों बाद भी वो स्वतंत्र नहीं हुआ था, और जब वो स्वतंत्र हुआ उसके बाद से जाकर के उनकी भाषाओं की, वहां के जो भाषाओं हैं, उन्हें संविधान के 8वीं अनुसूची में मान्यता दिलाने के लिए रविंद्र केलेकर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और 1992 ईस्वी में रविंद्र केलेकर सफल भी हुए और संविधान की 8वीं अनुसूची में कोंकणी भाषा को जगह भी दिलाई। रविंद्र केलेकर की जो रचनाएं हैं उसमें आप देखोगे कि जो आम जीवन की जो समस्याएं हैं, व्यक्तिगत मान्यताएं, विचारों, यानी कि समाज के व्यक्ति क्या सोचते हैं और क्या विचार अपने रखते हैं, वो आपको रविंद्र केलेकर की रचनाओं में देखने को मिल जाएगी। और उनकी रचनाओं के लिए भारत सरकार द्वारा रविंद्र केलेकर को साहित्य अकेडमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार जैसे और पद्म भूषण जैसे सम्मान से उन्हें सम्मानित भी किया गया था। तो चलिए देखते हैं और रविंद्र केलेकर की जो रचनाएं हैं उनकी एक हम लोग विशेषताएं देखते हैं। क्या विशेषताएं हैं कि इस लाइन को देखिए, जैसे कि पढ़िए, कविता का यह गुण होता है कि वह थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहने का प्रयास करता है। यानी कि आप देखेंगे कि एक जैसे पद हो गया, तो कविता हो गया, उसका एक गुण होता है, वो बहुत ही सीमित, बहुत ही कम लाइन में लिखी होती है और उसमें बहुत कुछ बोलने का प्रयास किया गया है। तो रविंद्र केलेकर भी ऐसी गद्य में ऐसी रचनाएं कुछ लिखे हैं जिससे आपको कम सीमित शब्दों का देखने को मिलेगा। रविंद्र केलेकर की जो रचनाएं हैं उसमें इतना अधिक शब्दों का भंडार नहीं कर दिया गया जिससे आप उब जाओ। बहुत ही थोड़े शब्दों का प्रयोग करके छोटी छोटी रचनाएं ही लिखे हैं, लेकिन बहुत कुछ कहने का प्रयास करे हैं, और पाठकों से भी यह जो क्या करते हैं, उम्मीद लगाते हैं कि वो भी अधिक चीजों को समझे। तो उनकी रचनाओं की ये खास विशेषता रही है। आप लोगों भी बहुत, जैसे पंचतंत्र की कहानी, कॉमिक्स वगैरह सब आप पढ़े होंगे। उससे क्या होता है कि आप देखोगे कुछ बहुत कम शब्दों का प्रयोग से जो राइटर है, रचनाकार है, वो कुछ ज्यादा ही कहने का प्रयत्न करते हैं और अधिक शब्द और अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। तो जब भी ऐसे जो रचनाएं अगर लिखी जाती है, लेखक का एक जिम्मेदारी बन जाता है कि कुछ ऐसे शब्दों का चयन करे जिससे जो रचना है बहुत ही आकर्षक बन जाए। तो ये हम रविंद्र केलेकर की रचनाओं में देख पाते हैं। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग उन्होंने झेन की देन में भी किया है। तो पढ़ते हैं झेन की देन। और झेन की देन क्या है, झेन क्या होता है, एक क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि झेन क्या है। झेन होता है एक बौद्ध धर्म की एक पद्धति है, ध्यान की पद्धति है, मेडिटेशन आप कह सकते हैं, जिसके माध्यम से जापान के जो निवासी हैं अपने व्यस्तम जीवन में कुछ समय ऐसे निकाल लेते हैं जो क्या करते हैं, आप जैसे जानते हैं जापान के लोग बहुत ही ज्यादा व्यस्त रहते हैं कामों में, तो उन्हें कुछ समय चाहिए अपने लिए, खुद के लिए। तो वो झेन के माध्यम से, झेन की एक परंपरा के माध्यम से कुछ समय निकाल लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या है ये झेन की परंपरा जिससे जापान के व्यक्ति कुछ सुकून के पल निकाल लेते हैं। तो पढ़ते हैं और देखते हैं इस जो चैप्टर है इसके माध्यम से रचनाकार हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। लेखक जापान की यात्रा पर गए हुए थे। वहां उन्होंने अपने मित्र से जापान की सबसे खतरनाक बीमारी के बारे में पूछते हैं, तो उनके मित्र उन्हें बताते हैं कि जापान के अधिकतर लोग मानसिक रोग से ग्रस्त हैं। जापान
जो लेखक है वो जापान गए हुए थे और अपने मित्र से मिलते हैं। तो आप लोग भी कहीं अगर जाएंगे तो वहां के बारे में जानने की बहुत क्यूरियस रहती है। तो सेम जापान में उनके मित्र थे, उनसे जानने के प्रयास करते हैं लेखक कि आखिर वहां की जो सबसे जो खतरनाक बीमारी क्या है। तो लेखक के मित्र कहते हैं कि मानसिक रोग यहाँ बहुत अधिक है, यानी कि मानसिक रोग से बहुत लोग ग्रस्त हैं। तो फिर लेखक के मन में मतलब ये क्यूरियस जाग जाता है, मतलब कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो वजह पूछने पर उनके मित्र कहते हैं कि जापान के लोगों की जीवन की तेजी जो है आम लोगों से या अन्य लोगों से बहुत ही अधिक है। यहाँ सब प्रतिस्पर्धा की दौर में अमेरिका से भी आगे निकलना चाहते हैं, ये लेखक के मित्र उन्हें बताते हैं। और जिस काम को सामान्य व्यक्ति 1 महीने में पूरा करने की कोशिश करते हैं, जापान के लोग 1 दिन में पूरा करना चाहते हैं। आप भी अगर किसी काम को अगर करना चाहो तो आप जितना समय में करोगे, जापान के लोग उस काम को बहुत ही कम समय में पूरा करने का कोशिश करेंगे। और प्रतिस्पर्धा की एक दौड़ लगी हुई है वहां पे, सभी एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं। ये चीज हम आप जापान में आप देख सकते हैं। फिर आगे कहते हैं, लेखक के मित्र कहते हैं कि दिमाग की रफ्तार हमेशा तेज ही रहती है। स्पीड का इंजन लगाने पर वह 1000 गुना अधिक रफ्तार से चलने लगता है। देखो आखिर वो लोग ऐसा कर क्यों पाते हैं। हम लोग से अगर किसी से भी वो चाहते हैं कि काम तेजी से कर पाए, तो क्यों, आप भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो लोग इस चीज को जानते हैं, समझते हैं कि जो दिमाग है, हमारा दिमाग किसी भी काम को आसानी से कर पाएगा या बहुत तेज रफ्तार से कर पाएंगे। बस जरूरत है कि दिमाग को अपने एक स्पीड का इंजन लगाने की, यानी कि अपने काम की रफ्तार जो है वो आपको तेजी करना पड़ेगा। यही चीज जो जापान के व्यक्ति है वो जानते हैं और इसी वजह से वो किसी भी काम को रफ्तार से कर पाते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब दिमाग का तनाव बढ़ने के कारण इंजन टूट जाता है। फिर उनके मित्र कहते हैं कि ठीक है, ये तो स्पीड से काम कर पाते हैं, लेकिन ऐसा भी होता है कि अगर आप सिर्फ काम करते जाओ और करते जाओ तो क्या होगा कि आपका जो दिमाग होगा एक समय बहुत थक चुका होगा और काम करने की जो क्षमता है वो नहीं रहेगी। जरूरत होगी वहां पे कुछ समय की, आप दिमाग को अपने जो रेस्ट दो, थोड़ा सा समय दो, जिससे वो क्या हो सके, शांत हो सके या अपने लिए तनाव से मुक्त हो सके। अगर आप सिर्फ काम करते जाओगे तो आपका दिमाग तो ऑटोमेटिकली तनाव से बढ़ जाएगा, काम का प्रेशर और अधिक नहीं ले सकते हैं आप। तो वही लेखक के मित्र उन्हें बताते हैं। तो जब लेखक इस चीज को सुनते हैं तो मतलब बहुत ही ज्यादा और क्यूरियस हो जाते हैं कि आखिर जापान के लोग इस चीज से जो है उबरते कैसे हैं। बचने का तो कोई उपाय होगा, इतनी मानसिक बीमारी कोई मतलब साधारण बीमारी नहीं है, तो इससे बचने का उपाय क्या है, लेखक जानने का प्रयास करते हैं। तो उनके मित्र क्या करते हैं, शाम को चाय पीने के एक विशेष आयोजन में ले जाते हैं। और ये चाय पीने का जो विशेष आयोजन है उसे क्या कहा जाता है, चानोयू कहा जाता है। जापान में चाय पीने का एक विशेष आयोजन रखा जाता है, उस पद्धति में जाते हैं। 6 मंजिला इमारत होती है, उसकी छत पर एक दीवार होती है जिसे सरकाया जा सकता है। वहां प्राकृतिक चीजों का अधिक महत्व रखा गया है, यानी कि आप जब देखोगे, कहानी पढ़ोगे तो उसमें प्राकृतिक चीजों का वर्णन किया गया कि एक 6 मंजिला इमारत होती है और पत्तों से बनी हुई कुटिया होती है और जो दीवार होती है उस पर चित्रकारी की गई हुई। मतलब पूरा का पूरा जो माहौल है वो आपको आकर्षित करेगा। पूरा का पूरा जो आपका तनाव है वो कहीं ना कहीं आपको दूर करने का प्रयास किया जाएगा वहां पे। तो ऐसा माहौल बनाया गया था। फिर जब वहां जाते हैं तो जमीन पर चटाई बिछी होती है। वे लोग बाहर बेढब सा, जिसमें हाथ पैर धोने के लिए पानी रखी होती है, से हाथ पांव धोते हैं। बाहर ही जब प्रवेश करते हैं रूम के तो वहीं पे एक बेढब सा एक बर्तन रखा होता है जिसमें कुछ पानी होती है और उसी से हाथ पैर धो करके फिर तौलिए से अच्छे से साफ कीजिए, फिर अंदर प्रवेश कीजिए। वहां एक प्रोसेस लगाया जाता है। तो जब अंदर प्रवेश करते हैं वो लोग तो वहां पे एक व्यक्ति होते हैं जिसे चाजिन कहा जाता है। चाजिन उन लोगों को झुककर प्रणाम करते हैं और दोजो बोलकर स्वागत करते हैं और बैठने को कहते हैं। चाजिन उन्हें बैठने की जगह दिखाते हैं। वहां पे गए तो आपका भी घर में कोई आता है, आप क्या करोगे, वेलकम करोगे। तो जब वहां लेखक और उसके मित्र गए तो उनका वेलकम किया गया चाजिन के द्वारा और उन लोगों को बैठने की जगह दिखाई। जगह दिखाने के बाद अंगीठी सुलगाने लगते हैं और
चाय दानी रख देते हैं, उसके चाय बनाने के लिए चायदानी रख देते हैं। देखिए ये सब जो माहौल है बहुत ही धीमा होगा। अगर चाय सिर्फ पीना रहता, अगर वहां जाता, आप क्या करते, चाय बनाया हुआ रख देता है। यहाँ पे अगर किसी स्टॉल पे जाओगे चाय पीने तो क्या किया जाएगा, चाय ऑलरेडी बनाया हुआ रहता है, बस कोई आया चाय दे करके देते हैं पीने के लिए। लेकिन वहां ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। वहां क्या हो रहा है, पहले आप आए तो आपका वेलकम किया जाएगा, फिर जाकर के अंगीठी सुलगाई जाएगी और उसके बाद चाय बनाने का जो प्रोसेस है वो शुरुआत किया जाएगा। ताजिन क्या करते हैं, बगल के कमरे में बर्तन रखा होता है, जाकर उसे ले आते हैं और तौलिए से साफ करने लगते हैं। जो बर्तन होता है ले आते हैं बगल के कमरे से। ऐसा नहीं है कि बर्तन वही है, सब कुछ वही है। और वैसा माहौल ही खास करके इसलिए बनाया जाता है कि जो काम है वो धीमा हो सके। वो आयोजन का पूरा जो माहौल है वो धीमा ही होता है। ताजिन सभी क्रियाएं बहुत गरिमापूर्ण ढंग से कर रहे होते हैं और ऐसा प्रतीत होता है जैसे जयवंती नाम की राग की धुन बज रही हो। जो चाजिन होते हैं वो बहुत ही धीमा, इतने धीमे से काम कर रहे होते हैं कि लेखक को ऐसा प्रतीत होता है कि पीछे से कुछ ध्वनि बज रही है। जापान की एक बहुत ही फेमस ध्वनि है जय जयवंती, वो ध्वनि बज रही है ऐसा महसूस हो रहा था। फिर देखते हैं पूरा वातावरण इतना शांत था कि चाय की उबाल की आवाज तक सुनाई दे रही थी। लेखक को वहां जो चाय उबल रही थी उसका आवाज भी सुनाई पड़ रहे थे। जब चाय तैयार हो जाती है, ताजिन चाय को प्यालों में भरते हैं और लेखक तथा उनके मित्र के समक्ष रख देते हैं। जब चाय तैयार हो गए तो चाजिन चाय को प्यालों में भरे और लेखक को दे दिए, सर्व कर दिए। फिर आगे देखते हैं जो वो आयोजन किया गया था। आप वो देखोगे कि ये जो पूरा का पूरा चाय बनाने का प्रोसेस है वो तो बहुत ही धीमा था। और आप देखोगे कि जो समारोह है उसकी एक खास बात यह थी कि शांति। वो वहां पे व्यक्ति इसलिए जाता ही था कि शांति खोजने के लिए, यानी कि पूरा वातावरण से, तनाव के वातावरण से दूर वहां जाकर के सभी क्या होते, अपने तनाव को दूर करने के लिए जाता है। तो इसलिए इंसान को क्या चाहिए, अगर तनाव को दूर करना है तो शांति चाहिए। इसीलिए वहां 3 से ज्यादा व्यक्तियों को जाना मना ही था। तो वहां 3 व्यक्ति ही थे, ज्यादा नहीं थे। और जो चाय थी वो 2 घूंट वाली चाय थी, यानी कि प्यालों में चाय जो रखी गई थी बहुत ही कम, इतने रखी गई थी कि वो जो चाय आप पियो वो भी बहुत ही धीमे। लगभग जो चाय पीने का जो सिलसिला है 1.5 घंटे तक चलता रहा। यानी कि आप समझ सकते हो कि अगर 2 घूंट वाली चाय है तो आप वो किस तरह से पिया होगा, एक एक बूंद करके पिया होगा। इसलिए 1.5 घंटे तक चलता रहा। शुरुआत में लेखक को क्या हुआ कि 10 से 15 मिनट बहुत ही परेशानी हो रही थी कि यार इतना जो बहुत ही धीमा चल रहा है प्रोसेस, और एक जो होता है ना ऑकर फील कर रहा था, हो रहा था लेखक को। तो लेखक महसूस करते हैं कि दिमाग की रफ्तार अब क्या हो रही है, धीमी हो रही है। अगर कोई भी काम इतना अगर स्लो से किया जाए तो एक आप भी परेशान हो जाओगे, और लेखक भी वहां परेशान हो रहे थे। लेकिन बाद में जब क्या हुआ कि पूरा प्रोसेस चलता रहा और उस माहौल के अकॉर्डिंग जो लेखक अपने आप को ढाल लिए, तब लेखक को महसूस होता है कि नहीं, अब जो है हमारा जो दिमाग है वो तनाव मुक्त हो रहा है। और थोड़ी देर में तो मानो ऐसा लग रहा था कि दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, दिमाग ही बंद हो गया हो, ऐसा लेखक को महसूस होने लगा धीरे धीरे। और उन्हें आभास होता है कि वह अनंत में भ्रमण कर रहे हैं। जो ये प्रोसेस हुआ चाय पीने का, और उसके बाद जो 1.5 घंटा व्यतीत किया लेखक ने वहां, उसके बाद लेखक को महसूस होता है कि वो किसी और दुनिया में चले गए हों या किसी और ख्वाब में खो गए हों। यहाँ तक कि लेखक को जो सन्नाटे की आवाज भी, वो मतलब लेखक जो है बहुत इतने शांत माहौल में सन्नाटे की आवाज भी सुनाई दे रही थी। आप भी अगर चाहो तो सन्नाटे में बैठ करके अगर सुनो तो आपको कुछ सुनाई नहीं देगा, कुछ आवाज नहीं आ रहा है, तो सिर्फ एक ही चीज सुनाई देगा आपको, सन्नाटे की आवाज। लेखक वहां महसूस कर पा रहे थे इस चीज को। तो फिर जो पूरा प्रोसेस खत्म हुआ तो लेखक अंत में यही सोचते हैं कि हम या तो क्या करते हैं, गुजरे हुए समय के बारे में सोचते हैं या भविष्य को लेकर के चिंतित रहते हैं। और इंसान या तो भूतकाल के बारे में सोचते हैं, भविष्य काल को लेकर के क्या रहते हैं, चिंतित रहते हैं। लेखक क्या कहते हैं कि इंसान की यह प्रवृत्ति होती है, वो या तो भूतकाल के बारे में सोचेंगे या भविष्य काल को लेकर के क्या रहेंगे, चिंतित रहेंगे।
जबकि असलियत में क्या है, दोनों ही झूठे हैं, यह लेखक बताना चाहते हैं। और जो समय है जो बीत गया वो क्या कभी वापस आएगा? नहीं आने वाला है। सॉरी। तो ये चीज आप देखेंगे और इसके माध्यम से लेखक बहुत कुछ कहना भी चाह रहे हैं। अक्सर हम देखते हैं कि जो वर्तमान है, हमारा वर्तमान वही सच है, जबकि इंसान वर्तमान को ही भूल जाते हैं। तो ये जो कहानी है इसका अंत है। तो आखिर बात कर लेते हैं कि आखिर जो ये कहानी है इसके माध्यम से हमें संदेश क्या मिला है। हम ये देखते हैं कि एक दैनिक जीवन में लोग इतने व्यस्त हो चुके हैं कि अपने लिए समय निकाल नहीं पा रहे हैं, और जो आगे चल करके उसके बीमारियों के कारण बन जाते हैं। आप अपने लिए समय निकालें, जरूर निकालें, और जीवन जीने की जो सही कला है वो हमें झेन के दिन में, यानी कि जापान के वासियों को ये एक परंपरा के रूप में बहुत बड़ा उपकार मिला है, बहुत बड़ा सौगात है। तो वो चीज हम लोग को भी समझना चाहिए, और इस चीज को कहीं ना कहीं हमें अपने व्यस्तम जीवन से अपने लिए थोड़ी बहुत तो समय निकालना ही चाहिए। ठीक है, तो ये रहा वीडियो का अंत, और यहाँ पे कुछ चैप्टर से रिलेटेड कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं, आप इन्हें देख लेंगे, और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।